ताकि लोगों को फिर सेल में क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौधरी मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा नार्क जीवन के दो किसानों से, मेजर काशिफ और चौधरी मोहम्मद अफजल से। उनका इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका तजर्बा कैसा रहा और क्या वो मोटिवेटेड हैं आगे नेक्स्ट इस काम को, नार्क जीवन की फसल को आगे बढ़ाने के लिए या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मेजर काशिफ के साथ और उनके साथ हैं चौधरी मोहम्मद अफजल, जिन्होंने कि इस दफ़ा नार्क जीवन की काश्त की। तो इनसे पूछते हैं नार्क जीवन के मुतालिक। तो सबसे पहले हम मेजर काशिफ से इंटरव्यू करते हैं। तो मेजर साहब, आप एक आर्मी पर्सन हैं और आप इस एग्रीकल्चर की तरफ कैसे माइल हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके इंटरव्यू का। रिटायरमेंट के बाद हर बंदा अपने फ्यूचर की तरफ देखता है और इसके लिए एग्रीकल्चर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने किया, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद बाहर के मुल्क गया, वहाँ पे काम किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई रियलाइज्ड के एग्रीकल्चर पाकिस्तान में और ग्लोबली बड़ा ज़बरदस्त काम है करने को, और हमारे मुल्क में इसको जाट के तरीक़ों से किया जाता है, जिसकी वजह से हम सही क्रॉप्स ले नहीं सकते। अगर हम अपनी मेहनत को टेक्नोलॉजी के साथ लगा लें तो हमें इसका बहुत फ़ायदा होगा, जिसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फ़ायदा उठाया है। तो आपने इस दफ़ा नार्क जीवन की काश्त की है, तो आपको ये मशवरा किसने दिया और आप कैसे नार्क जीवन की तरफ आपको पता चला इसका? बेसिकली मैं रिसर्च कर रहा था। जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं एग्रीकल्चर का तो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपने लगानी है। तो एक ऐसी क्रॉप मुझे चाहिए थी जो हार्डी क्रॉप हो, जिसकी स्टोरेज टाइम ज़्यादा हो और उसके बीच में ऑब्वियसली मुनाफा ज़्यादा हो। तो वो फिर शॉर्ट लिस्ट की हमने, एक जिंजर था और एक गार्लिक था। तो जिंजर क्योंकि जो अच्छी क्रॉप है वो तो 12 मंथ्स 8 मंथ्स की क्रॉप है, अलबत्ता गार्लिक जो है इट कम्स इन 6 to 7 मंथ्स। तो इसी तरह फिर रिसर्च के बीच में और जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ मशवरा करके हमने फिर जीवन गार्लिक किया और दूसरा गार्लिक भी किया, लेकिन मेजर जीवन पे फोकस किया था। तो कब से काश्त करें आप नार्क जीवन को? मैं 2019 में पाकिस्तान वापस आया था और उसके बाद हमने यहाँ से नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च वालों से मुलाकात की। उधर डॉक्टर हमायूं मरहूम उसका ज़िंदा थे, उनके साथ कंसल्ट किया और वहाँ से हमने सीड लेके इसको काश्त किया। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये मेरे मुल्क का अपना डेवलप्ड गार्लिक है। ओवर द पीरियड ऑफ 7 years इसको डेवलप किया गया है। इसमें हमारे कंट्री के, गवर्नमेंट के और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर्स की डे एंड नाइट की मेहनत है और आई थिंक ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, फौत हो गए हैं, बस उनकी लाइफ इतनी थी। तो वहाँ से फिर हमने ये अरेंज किया था और इधर हमने काश्त शुरू कर दी थी। तो आपने कहा कि ये पाकिस्तान की अपनी फसल है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फसल के साथ? एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। बहुत हार्डी क्रॉप है, इस पर कोई कीड़ों का हमला नहीं होता, इस पर कोई किसी किस्म का आपको बीमारी का ख़तरा नहीं होता। इवन का इसका ये भी एडवांटेज है कि आप इसको अपनी दूसरी डेलीकेट क्रॉप्स के इर्द गिर्द लगा लें तो ये एक नॉर्मल किस्म का डिफेंस भी उसको दे देती है, क्योंकि इसकी स्मेल होती है गार्लिक की, तो फंगस इसको नहीं आ रही। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इसके साथ लगाने का। तो आपने कितने एरिया पे काश्त किया और इसकी प्रोडक्शन क्या रही है आपकी? मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम काश्त किया था तकरीबन 10 कनाल पे, 1 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा था। हमने सीड कम लिया था, सीड क्योंकि महंगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोडक्शन जो है वो पूरी आई है। जितना हमने सीड लिया था उस रेशो से हमारी बड़ी अच्छी प्रोडक्शन थी। और फ़ी एकड़ आपका इसका ख़र्चा टोटल कितना आ गया, बीज मिलाकर, फर्टिलाइज़र और बाकी जो ख़र्चा होता है? जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि जो एक्चुअल इसका सीड चाहिए वो तो 800 kgs पर एकड़ चाहिए, लेकिन फॉर द बिगिनर्स आप उसको 600 kgs लगाएं ताकि उसकी हैंडलिंग आसान हो जाए।
हैंडलिंग आसान हो जाएगी और आप इजीली इसको हैंडल करेंगे, आप ज़्यादा मुश्किल में नहीं फंसेंगे। 800 kg आपको थोड़ा टफ टाइम दे देगा क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप उसमें बहुत सारे जो है ना लॉसेस उठाएंगे। तो आई रिकमेंड 600 kgs। 600 kg विल गिव यू अराउंड 5000 to 6000 kgs जब उसका हार्वेस्ट होगा। तो इसको कास्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि उसकी एक अच्छी पैदावार हासिल की जा सके? सबसे प्रायोरिटी पे आप अपना लैंड का, ज़मीन का सॉइल टेस्ट करवाएं जिसमें लगाना है। वो सॉइल टेस्ट आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से करवाएं या प्राइवेटली करवाएं। फिर आप अपना वाटर टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता हो कि जिस ज़मीन पे हम काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज़ हैं या किस चीज़ की ज़्यादती है, वो आपने उसको देखना है। जब आपके पास वो आ जाए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको रिकमेंड करता है कि उसको आपने क्या ट्रीटमेंट देना है। वो ये लाजमी करना है, सिर्फ पुराने तरीके नहीं करने कि जी हम देख के बता देते हैं और ये होता है। देख के बताने से रिज़ल्ट्स वो नहीं आते, हमारे सामने एग्जांपल्स इसकी मौजूद हैं। ये हो गया। उसके बाद आपने फ़र्स्ट चीज़ करनी है कि अपनी लैंड को लेज़र लेवल करना है। विदाउट लेज़र लेवल यू विल लूज़। जितना लैंड अनइवन होगा उतना आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो मेक इट लेज़र लेवल। एक्सपेंस है इसमें, इनिशियल एक्सपेंस है, कर दें, वो आपको बाद में बहुत बेनिफिट देगा। लेज़र लेवल के बाद आप उसको बीच में फ़ी एकड़ 5 से 6 ये गोबर की ट्रालियाँ डालें। ठीक है। और अगर आप उसके बाद आप उसके बीच में खादें डालें, NPKs, SOPs, MOPs, जो इनिशियल डोज़ है वो उसको ज़मीन के अंदर दे दें और जब कैल्शियम की भी डोज़ दे दें और उसको प्रॉपरली स्प्रेड आउट इवनली आप कर दें पूरी लैंड के अंदर। और हल चलाएं, रोटावेटर करें, बिल्कुल ज़मीन को भुरभुरा करके मिक्स कर दें। जब वो इस स्टेज पे आ जाए तो आपने ये नोट करना है कि जब टेम्परेचर 30 के करीब आ जाते हैं और 30 से नीचे जा रहा होता है, 30 पहुँचे, 31 हो, 30 हो, तो आप अपनी जीवन की फसल को शिफ्ट करेंगे बेड्स के ऊपर। ठीक है। आपने प्रॉपर रिजर से उसके बेड्स बनाने हैं। तकरीबन 2.5 फुट का बेड होता है, उसके बीच में आप 5-5 इंच के फासले से अपने जीवन को लगाते हैं। इंटर रो एंड इंटर सीड उसका 5-5 इंच का फासला रखें। और बेहतर यह है कि मैनुअल अगर कर रहे हैं तो एक कोई प्रेस सी बनवा लें जिससे उसके ऊपर बेड पे निशान बनते जाएं, जो उसके ऊपर निशानदेही करता जाएगा ताकि आपका जो मज़दूर है उस पर सीड एग्जैक्ट उस पॉइंट पे लगाए। और सीड लगाएं। सीड लगाने के बाद उसको पानी दें। पानी देने के बाद अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सक्सेस देंगे। और टाइमली उसके पानी का ख्याल करें। उसको आपने कोई ऐसा स्प्रेज नहीं करने। गोडियाँ करनी है, गोडियाँ आप रेगुलरली करें, हर महीने करें ताकि छोटी छोटी जड़ी बूटी आती है तो उसको उसी वक्त तल्फ कर दें। वो बड़ी हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड वेट फॉर द 7 मंथ्स। इस रूटीन को फॉलो करते रहे एंड यू विल हैव योर फ्रूटिंग इन द एंड इंशाल्लाह। तो इसमें जो आपने कास्ट केस की आपकी प्रोडक्शन कितनी हुई थी? हमारी प्रोडक्शन इसकी प्रोडक्शन जो है एवरी 100 kg इज़ 1000 kg। तो जितना फार्मर इसमें सीड लगाएगा उतने वो लेगा। मसलन अगर किसी ने 600 kg लगाया तो वी शुड एक्सपेक्ट 6000। अगर वो 6000 की पूरी उसको ट्रीटमेंट देगा, उतनी मेहनत करेगा, उसकी चीज़ें, उसके रिक्वायर्ड डोजेजेस, रिक्वायर्ड वाटरिंग, गोडियाँ उसको देगा तो ही विल हैव विद एवरी 100 kg 1000 kg ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है। अच्छा, अभी हम चौधरी मोहम्मद अफजल से पूछते हैं कि इन्होंने कितने एरिया पे काश्त किया था और इनकी क्या प्रोडक्शन रही? अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो पहली दफ़ा नार्क G1 से बीज लिया है वो 6 कनाल पे 12.5 मन लगाया है। 12.5 मन लगाया है। जो वो हमने वो ज़मीन का टेस्ट वगैरह तो नहीं कराया था, दूसरे उसके बेड पे नहीं लगाया, ज़मीन पे लगाया है। तो जो ज़मीन पे लगाया उसकी एवरेज कम आई है, क्योंकि बेड पे लगाते हैं तो उसकी एवरेज ठीक आती है। दूसरा उसमें जो फर्टिलाइज़र है उसमें वो नहीं डाल सके, देसी गोबर वगैरह ये नहीं डाल सके, उसमें जो है ना काफ़ी वो कम मिकदार आई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फसलों से बहुत अच्छी, तकरीबन 50% हमारी कामयाबी हुई है। पहली दफ़ा थी और आइंदा नेक्स्ट हम जो कमी रह गई है उनको पूरी करके तो हम नेक्स्ट वही बीज एक्सटेंड करके तो अपने ज़मीन पे लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट आप इसको कितने रकबे पे काश्त कर रहे हैं? नेक्स्ट हम इसको पहले तो हमने 6 कनाल पे लगाया, तो अभी हमारा इरादा है कि ज़्यादा करें, लेकिन ज़्यादा के लिए बीज नहीं मिल रहा NRC से। वो बीज उनके पास बस सुबह शाम कर रहे हैं, बीज नहीं मिल रहा। जो हमारे पास बीज है वो 60 मन है
वो तकरीबन 4 एकड़ पे लगेगा, वो 4 एकड़ पे ही लगाएंगे। मेजर काशिफ से पूछते हैं कि क्या इसकी ज़मीन नार्क जीवन की काश्त के लिए पूरे पाकिस्तान की ज़मीन फिजिबल है कि पूरे पाकिस्तान में काश्त किया जा सकता है? ये 90% पाकिस्तान में काश्त किया जा सकता है। कोई बहुत हार्डी टफ़ रॉकी सॉइल हो तो उसके ऊपर मुश्किल होगा, जारी बात है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड उग रहा है, इसको सॉफ्टनेस चाहिए ज़मीन के नीचे। तो अगर कोई पथरीली ज़मीन होगी तो फिर ये वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा, अनलेस कि आप उन पत्थरों को ट्रीट कर दें। टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करती है कि पथरीली ज़मीन के अंदर भी उस पत्थर के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए और उसको स्विच कर दिया जाए सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर के साथ, तो तभी पॉसिबल है। अदरवाइज़ स्ट्रेट वे पत्थरों में नहीं लगेगा ये, जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है पत्थर का। बाकी रेत में लगेगा, रेतली महरा में लगेगा, महरा ज़मीन में लगेगा, और अगर कोई बहुत टफ़ ज़मीन है तो उसको आप ट्रीट करें, पोटाश दें, उसको नरम करें, उसमें भी लग जाएगा। इसके अलावा ये बता दें कि पाकिस्तान में काफ़ी रवायती फसलें हैं, तो ये नार्क जीवन बिल्कुल एक नई वैरायटी है, तो ये बाकी रवायती फसलों से कैसे मुख्तलिफ है? जो वेजिटेबल्स होती हैं पाकिस्तान में या मोस्ट ऑफ द ग्लोबली, उसका एंड यूज़र जो होता है उसकी रिकमेंडेशन उसका फ़ाइनल डिसीजन होता है। मिसाल के तौर पे हमारे घरों में ख़वातीन ज़्यादातर कुकिंग करती हैं, तो ऐसी सब्ज़ियाँ जो आप उनको दें और वो उनका ज़्यादा टाइम लें तो वो उन्हें डिस्टर्ब करती हैं। जो हमारा लोकल गार्लिक है, उस एक गार्लिक में बहुत सारे उसके 30 से 40 उसकी तुरियाँ होती हैं, लेकिन G1 के अंदर ये 9 होती हैं, और G1 की जो एक तुरी है वो इजी टू हैंडल है, जस्ट छिलका उतारें और वो रेडी टू यूज़ है। अदरवाइज़ इस बाकी छोटे लहसनों की सफाई बड़ी मुश्किल है, पहले साफ़ करो, फिर उसको रिक्वायर्ड सूरत हाल तक लाओ, फिर हांडी में डालो, तो इसको है ही नहीं, इसका आपने छिलका उतारना है, काटना डाल देना है। तो एक हैंडलिंग बहुत अच्छी है, प्लस इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत अच्छी है। ये देसी लहसुन से ज़्यादा तेज़ है, इसकी स्टोरेज ज़्यादा है, इसको आप किचन में रखेंगे तो 6 मंथ्स रखें, इसको पानी ना टच करें, ये रहेगा, इसका कोई मसला नहीं होगा। बाकी गार्लिक जो है वो शूट्स निकाल देते हैं, दूसरे गार्लिक अगर 15-20 दिन घर किचन में रहें, किचन में क्योंकि थोड़ा मॉइस्चरी इफेक्ट होता है, सालन बन रहे हैं, स्टीम उड़ रही है, तो मॉइस्चरी इफेक्ट होता है, उससे दूसरे गार्लिक ना 10-15 दिन के अंदर अपनी शूट्स निकाल देते हैं। ये गार्लिक नहीं निकलता, तो आप 6 महीने उसको रख लें तो ये रहेगा, और जायका भी इसका बहुत अच्छा है। आप इस नार्क जीवन का पाकिस्तान में कैसा फ्यूचर देख रहे हैं? इसका बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। ये इनफैक्ट ये गार्लिक इज़ द फ्यूचर। बाकी सारे गार्लिक्स तकरीबन 90% ख़त्म हो जाएंगे और यही गार्लिक डोमिनेट करेगा पाकिस्तान के अंदर, और हमारा पाकिस्तान अरबों रुपए का गार्लिक इंपोर्ट कर रहा है। ये एक हमारे पास एक वाहिद सलूशन है ये G1 गार्लिक, कि ये एक तो इंपोर्ट्स हमारी ख़त्म करेगा, बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। वी विल अर्न फॉरेन रिज़र्व इनटू आवर कंट्री, जिसकी हमारे मुल्क को ज़रूरत है। और इसमें हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट हमें हर कॉर्नर से सपोर्ट करती है। एग्रीकल्चर के बीच में बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं उनकी, वो हमें बहुत सारे आके मशवरे यहाँ पे देते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। तो इंशाल्लाह जब हम बीइंग पाकिस्तानीज़ अपना पार्ट अदा करेंगे, इसको गार्लिक में लगाएंगे, तो अरबों रुपए का गार्लिक इंपोर्ट नहीं होगा। अल्टीमेटली गार्लिक सस्ता हो जाएगा, और फिर एक्सपोर्ट की इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। मेरे पास आई थी बांग्लादेश से, यूरोप से, सिर्फ कोरोना की वजह से सूरत हाल थोड़ी चेंज हुई कि एक्सपोर्ट वगैरह डिस्टर्ब हो गई थी, वरना बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इसको लेने में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि ये ज़बरदस्त सीड है। केचप फैक्ट्रीज इसको बड़ा पसंद करती हैं, गार्लिक पाउडर बनाने वाले बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मटीरियल ज़्यादा बनता है, और ऑब्वियसली घरों वाले। तो आई सी अ गुड फ्यूचर फॉर दिस वेजिटेबल। इसका अगर हम रेट देखें तो बाकी वैरायटीज़ के मुकाबले में काफ़ी महंगा है, तो क्या ये एक आम किसान जो कि इसको काश्त करने का सोच रहा है वो इसको काश्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। किसान हिम्मत से काम ले, दिलेरी के साथ काम ले, ज़्यादा ना लगाए, थोड़ा लगा ले। अगर 500 किलो अफोर्ड नहीं कर सकता, 100 किलो लगा ले, एटलीस्ट उसको शुरू कर दे। वो इवेंचुअली एकड़ों में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह उस तरह थोड़ा प्लान कर ले, अपनी जेब को देख के, अपनी सूरत हाल को देख के थोड़ा प्लान कर ले, थोड़ा लगा ले, और इस गार्लिक में इन हो जाए, तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। आप कोई अच्छा मशवरा देना चाहें किसानों को, ताकि इसकी पैदावार को बढ़ा सकें, क्योंकि आपने नार्क जीवन को काश्त किया है और आप एक अच्छा जानते हैं इसके बारे में कि कैसे इसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है? इसकी पैदावार को तो ऑब्वियसली इसी तरह ही बढ़ाएंगे कि इसमें जितने भी हमारे गार्लिक ग्रोवर्स हैं वो आएँ, और जो किसान गंदम या चावल या जो भी लगा रहे हैं अपने एक कनाल में इसको लगाना शुरू करें, इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। जो चैलेंजेस हमें फ्यूचर में
आएंगे, क्योंकि अभी ये गार्लिक सीड टू सीड सेल हो रहा है, यानी एक फार्मर दूसरे फार्मर को एज अ बीज सेल कर रहा है। ये अभी मार्केट में आया नहीं। लोगों को उस वक्त पाकिस्तान में चैलेंज आएगा फार्मर्स को जब ये मंडियों के बीच में आएगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मंडी का सिस्टम इज़ नॉट गुड। उसके बीच में बहुत सारे मिडल मैन्स होते हैं, बहुत सारे कमीशन एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से फार्मर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो हुकूमत इस पे काम किया, उन्होंने फार्मर्स को स्पेस दी है, लेकिन वो कोई इतनी इफेक्टिव नहीं है, जिसके वजह से हमें जो मेरे दूसरी क्रॉप्स हैं, टमाटर हो गई या चिलीज़ हो गई, हमें बहुत सारा सेटबैक उस पर लेना पड़ता है। और हर फार्मर अपना सेल पॉइंट बना नहीं सकता, क्योंकि सेल पॉइंट एक अनदर कॉस्ट है, उसको लेके जाना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, और वो थोड़ी थोड़ी आइटम बिकेगी। फार्मर्स के पास टन्स में क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि फ्यूचर में अगर हम इस चैलेंज को ओवरकम कर लें तो बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है ये, या आप एक्सपोर्ट मार्केट ले लें और एक्सपोर्ट कर दें इसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर काशिफ का और चौधरी मोहम्मद अफजल का। आज हमने इनका इंटरव्यू किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।